इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में जाना था कि न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। हमने डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हम जानते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। पढ़ा था आपने, दोहरी झिल्ली होती है, उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक उसके अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है ये ड्रॉ की हुई है, ये इसकी बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसमें से कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, और ये इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतनी फैल जाती हैं, ये जाल के समान स्ट्रक्चर बना, जैसे मेम्ब्रेन का जो जाल होता है, जो एक जालिका होती है, उस जाल को हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। जाली के समान स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। जाल जैसी स्ट्रक्चर, उलझी पुलझी हुई जो स्ट्रक्चर है वो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होती है। तो क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, अंदर यानी कि एंडो। ठीक है, तो इसका नाम है जो नया ओनली आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया होगा, क्योंकि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, अंदर यानी कि एंडो, इनसाइड। ठीक है, प्लाज्मिक यानी कि मेम्ब्रेनस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है। रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, जाल के समान एक स्ट्रक्चर है। समझ आया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत बेसिक बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन बाहर की साइड में इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती है, जैसे आपने यहाँ देखा है। और वो किसकी बनी होती है? क्योंकि मेम्ब्रेन से निकल रही है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से निकल रही है, तो वो मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी हुई होती होगी। ठीक है, अब इसके बारे में आपने इतना जाना, आगे देखते हैं। जो मेम्ब्रेन की बनी हुई छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स मतलब छोटी छोटी लंबी लंबी ट्यूब्स। ठीक है, छोटी छोटी लंबी लंबी ट्यूब्स, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स की ट्यूब होती हैं, छोटी छोटी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, उनसे बनती है। अब एक वेसिकल ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये एक, यहाँ पे ये जो है एक वेसिकल है, ये वेसिकल एक। तो ऐसे वेसिकल जब बहुत सारे मिल जाते हैं, सपोज करो ये एक वेसिकल है, ये दूसरी वेसिकल है और ये तीसरी वेसिकल है, तो इसमें आप देखो ये एक स्टाल्क बन गया एक। ठीक है, एक जैसे लकड़ी का गट्ठा होता है, ठीक है, एक बंडल होता है, इस तरीके से ये बंडल के समान एक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे एक वेसिकल, ऐसे यहाँ बहुत सारी वेसिकल्स, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इनको हम? सिस्टर्नी। ठीक है, इन सिस्टर्नी से ही किसका निर्माण होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझ आई बात? मेम्ब्रेन से बनी हुई छोटी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। जब ये बहुत सारी वेसिकल्स आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे कि मेरी सारी उंगलियां अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये एक लकड़ी का गट्ठा टाइप में हो गया, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी से ही किसका निर्माण होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किससे जुड़ा होता है, किससे इमर्ज होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बताया मैंने अभी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अगर राइबोसोम जुड़ जाएं, तो आप महसूस करोगे कि राइबोसोम जुड़ने के बाद में सरफेस वो कैसी हो गई है? रफ सरफेस हो गई है। उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आपको ये ब्लू कलर में डॉट डॉट स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक्चुअली ये क्या है? राइबोसोम है। दीज आर राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम अटैच हो चुके हैं। और स्मूथ में क्या है? नो राइबोसोम, कोई राइबोसोम नहीं है, तो उसकी सरफेस कैसी है? चिकनी है। तो राइबोसोम अटैच हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम अटैच ना हो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, एक रफ हुआ, एक स्मूथ हुआ। रफ कौन सा होगा? जिसमें राइबोसोम सरफेस पे जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। स्मूथ कौन सा होगा? जिसमें वो नहीं चिपकेंगे। राइबोसोम का काम क्या होता है? जानते हो आप ऑलरेडी। राइबोसोम का होता है प्रोटीन बनाना। इसका मतलब जहां राइबोसोम होगी वहां पे क्या होगा? प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या हो गया? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। दूसरी तरफ राइबोसोम वहां नहीं है, तो ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाएगा? लिपिड बनाएगा ये। ठीक है, लिपिड या फैट को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, और अब हम एक बात जानते हैं कि इससे जो लिपिड बनी और उससे जो प्रोटीन बनी और लिपिड बनी, दोनों से, और प्रोटीन और लिपिड ही क्या बनाती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से ही बनती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होता होगा उसमें भी इसकी हेल्प होती होगी जरूर। ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो प्लाज्मा
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायो मतलब बायोजेनेसिस, नेचुरली जेनेसिस हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है, ठीक है। तो जो नेचुरली सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हो रही है वो किससे हो रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कंप्लीटली इससे नहीं हो रही है, लेकिन इसका भी एक रोल होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी पहले, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल वाली, उसमें क्या है पूरा बताया हुआ है मैंने किस तरीके से फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। उसके बाद में देखिए, अब एक वर्टिब्रा नॉर्मली हम बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। एक तो हमने दो जनरल काम ये पढ़ लिए भाई, ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड्स बना रही है, प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, ये लिपिड एंड प्रोटीन बना रही है, तो हमें समझ आ गया। कुछ और भी खास काम होते हैं। ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, मटेरियल क्या जनरली क्या बनता है? प्रोटीन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म आप पढ़ चुके हो पहले से ही, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो जो प्रोटीन बनती है, किसके द्वारा प्रोटीन बनती है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में एक जगह पर तो हम रखेंगे नहीं, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, हो सकता है दूसरी जगह पर हो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये प्रोटीन बनाता है, उसको मॉडिफाइड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है जहां भी उसकी जरूरत होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोटीन बनी है और जरूरत इसकी वहां है, तो क्या करेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? उसको वहां ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। या फिर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटीन बनी है, ये दो स्टार मार्क मैंने प्रोटीन बनाए हैं, ये प्रोटीन यहाँ काम चलेगा, इसकी बाहर हमें जरूरत है, तो ये प्रोटीन जो है ये बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इसके द्वारा, किसके द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है? प्रोटीन बना रहा है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जानते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बना रहा है? क्योंकि रफ सरफेस कैसे हुई है? राइबोसोम से। राइबोसोम काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और लिपिड कौन बना रहा है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम क्या होता है? मेम्ब्रेन नेटवर्क, ठीक है। मेम्ब्रेन का एक जाल सा बनाया हुआ है, कहा था मैंने रेटिकुलम में नहीं, जाल के समान स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन्स का एक जाल सा बना हुआ है जो कि एक स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, ठीक है, सेल को। बात समझ आई? अंदर से जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है या जो न्यूक्लियस है उनको एक स्ट्रक्चरली सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद में खास बात और है, ये सब जानने के बाद में, पढ़ने के बाद में खास बात और इम्पोर्टेंट बचती है, और मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बनने के भी काफी चांस हो सकते हैं। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट लगा। जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, वैसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उनकी लीवर की सेल्स, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल के लीवर की सेल में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं उनका लीवर है, उनका यकृत है, और लीवर की जो सेल्स हैं, जो लीवर की सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या काम करता है? जो भी सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, कोई वेस्ट मटेरियल होता है, कोई ड्रग होती है, उस ड्रग को वो क्या करता है? डिटॉक्सिफाइंग करता है, उसको वो खत्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। इसका मतलब आप ये समझोगे कि कहीं ना कहीं ये हमारी सेल की सफाई कर रहा है, हमारी सेल के ऊपर जो हमला हो रहा है, हमला करने वाली चीजें हैं, उसको ये नष्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दो टाइप के होते हैं, समझ आ गया होगा आपको, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ लिपिड बनाता है, रफ जो है प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में दूसरा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी एपिटस भी बोलते हैं या सिंपल गोल्जी भी बोलते हैं। ये गोल्जी नाम क्यों पड़ा है, पहले इसकी कहानी जान लीजिए। इटली के अंदर एक साइंटिस्ट थे, और बेसिकली वो साइंटिस्ट नहीं, शुरुआत में वो फिजिशियन थे हॉस्पिटल में, और धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ, उनको सीएमओ बना दिया गया। तो वो जो हॉस्पिटल का किचन था, उस किचन में वो नर्वस सिस्टम के ऊपर अपने प्रयोग करते थे अपने। तो उन्होंने तब इसकी खोज की, गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी नाम क्यों पड़ा? जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो ये गोल्जी वर्ड क्यों आया है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। गोल्जी एपेटस को गोल्जी बॉडी बोलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ये होता क्या है, ठीक है। गोल्जी बॉडी कहाँ होता है? देखो ये न्यूक्लियस है,
ये इसकी चारों जो ये स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। अगर राइबोसोम अटैच हो जाए तो वो रफ, वरना वो स्मूथ। तो हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेम्ब्रेन का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जब मेम्ब्रेन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी कौन सा, गोल्जी बॉडी भी मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है उसकी जैसी होती है। वो भी मेम्ब्रेन से बनकर बनता है, ये भी मेम्ब्रेन से बनकर बनता है। तो जो जहां पर ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास में एक मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। देखो इसमें भी क्या होता है, मेम्ब्रेन की वेसिकल्स होती हैं, छोटी छोटी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, और वो लॉन्ग ट्यूब्स एक स्टाल्क में, एक बंडल में जब हो जाती है तो उनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और उन सिस्टर्नी से ही क्या बनती है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं, सबसे पहले काम जान लीजिए, इंपॉर्टेंट काम है। जो प्रोटीन, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि वो राइबोसोम के साथ अटैच है। तो जो प्रोटीन बनेगी उसको, ठीक है, जो प्रोटीन बनेगी उसको गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं छोटी छोटी, वो वेसिकल्स अपने अंदर उसको समाहित कर लेंगी, उसकी पैकेजिंग करेंगी, उसकी छटनी करेंगी। शॉर्टिंग का मतलब छटनी करना, कि कौन सी प्रोटीन किस जगह पे भेजनी है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन मेम्ब्रेन के पास भेजनी है, कौन सी प्रोटीन जो है बाहर भेजनी है। तो जो प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी वो छटनी करता है कौन, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स। ठीक है, छटनी करके उनकी वो पैकेजिंग करता है, उसको पैक करता है, और पैक करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्ट करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देता है। सेल के अंदर भी भेजता है और सेल के बाहर भी भेजता है। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है वाली स्ट्रक्चर जो है, ये देखो ब्लू कलर से, तो ये एक वेसिकल है, इसमें प्रोटीन को इन्होंने पैकेज कर लिया, बिल्कुल पैकिंग कर दी है प्रोटीन की। और प्रोटीन अगर बाहर की तरफ आएगी, तो अगर बाहर जरूरत होगी सेल के बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो उसको बाहर भेजा जाएगा, अन्यथा उसको अंदर ही यूज में ले जाएगा। ठीक है, ये अंदर के लिए अगर इस बॉक्स में जरूरत है तो यहाँ जाएगी, इस बॉक्स में जरूरत है तो यहाँ पर आ जाएगी प्रोटीन। अगर प्रोटीन बाहर आ रही है, मैंने कहा था कि जब कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आती है सेल से, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। मैंने एंडोसाइटोसिस बताया था और एक्सोसाइटोसिस। तो ये अंदर बनी हुई चीज बाहर आ रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। कहाँ होता है, ये गोल्जी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में मेम्ब्रेन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। काम क्या करती है, ये प्रोटीन की छटनी करती है, छांटती है उसको, और उसको वो पैक करती है, मॉडिफाई करती है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ये हुआ दूसरी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों, मैंने कहा ये मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी हुई है। हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं या मेम्ब्रेन से बाउंड न्यूक्लियस होता है, वो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया वगैरह में ये नहीं पाया जाता। तो ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। किसके पास, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताया था मैंने अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में गोल्जी बॉडी जो है वो पाए जाते हैं। काम क्या होता है, प्रोटीन को लेना, छांटना और उसको भेज देना जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ये काम हो गया। इसको देखो, आपने पोस्ट ऑफिस का एक एग्जांपल देते हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, और पोस्टमैन क्या काम करता है, पोस्टमैन उन चिट्ठियों को, जिस जिस एड्रेस की जो चिट्ठी होती है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उनकी छटनी करता है, उसको छांटता है। छांटने के बाद में अलग अलग हो गई सारी, जिस एड्रेस पे उसको पहुंचाना है, जहां जिस चिट्ठी की जरूरत है, जिस जगह पे वो जानी है, वहां उसकी सप्लाई करता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पोस्टमैन ऑफ सेल फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, कि प्रोटीन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाएगी, प्रोटीन को कहाँ पर भेजा जाएगा। इसलिए ये एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है कौन, गोल्जी बॉडी, क्योंकि प्रोटीन को पैक कर रहा है। जैसे कि चिट्ठी को लिफाफे में डाला जाता है, उसको छांटा जाता है अलग अलग से, उसके ऊपर एड्रेस मेंशन किया जाता है, उसको भेज जाता है। ऐसे ही ये प्रोटीन की छटनी करेगा, छांटेगा, उसको पैक करेगा, उसको भेज देगा। तो ये पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाए कि विच सेल ऑर्गेनेल इज एक्ट्स एज ए पोस्टमैन, आप क्या कहोगे, आप कहोगे गोल्जी बॉडी इज सर्व एज द पोस्टमैन। क्यों, वो मैंने आपको समझा दिया अभी। उसके बाद में इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। अभी कहानी बताई कि मैंने, फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, सीएमओ बन गए थे बाद में, और हॉस्पिटल की किचन में ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपनी किचन को एक लेबोरेटरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इनको नोबेल प्राइज मिला था
इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा एक बार, यहाँ थोड़ा नजर डालिए, ये क्या है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये इसके जो चारों ओर ये निकली हुई है एक ऐसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास में जो ब्लू कलर से मैंने बंडल से बनाए हुए हैं, ये होता है गोल्जी बॉडी। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, तो इस प्रोटीन को ये वाली जो वेसिकल्स होती हैं, छोटी सी वेसिकल्स, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसको ये अपने अंदर पैक कर लेती हैं, फिर उसको मॉडिफाइड करती है, उसको चेंज करती है, उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी है, चेंज कर दिया, उसको छांट लिया, उसको पैक कर दिया। अब इस प्रोटीन को देखो, इसके अंदर ये पैक कर ली, इसकी छटनी कर ली, इसमें छांटने के बाद में सपोज करो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन, ये आपको ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट आपको नजर आ रहे हैं, और साथ में ये वाले ब्लैक कलर के आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये है प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लू कलर की कुछ डॉट ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे 3 तरीके की प्रोटीन हो गई, एक ग्रीन कलर वाली, एक ब्लैक कलर वाली, एक ब्लू कलर वाली। सपोज करो ब्लैक कलर वाली प्रोटीन को हमें बाहर भेजना है, तो ये छांटेगा, छटनी कर ली इसने, ब्लैक कलर वाली को पैक कर लिया, छांट लिया, उसके बाद इसको चेंज कर लिया, बाहर भेजने के लिए चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाइड कर लिया, इसको पैक कर लिया और बाहर इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये होता है एक्सोसाइटोसिस। उसके अलावा क्या करता है, सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल यानी कि आत्महत्या। जब भी कोई बैक्टीरिया, ये जब भी कोई बाहर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी हानिकारक पदार्थ सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो ये लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि वो उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब उसने अंदर एंट्री की तो उसकी सुसाइड हो गई एक तरह से, इसलिए सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्यों किल कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक पॉइजन है, ठीक है, एक जहर है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, जब भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के अंदर बनते हैं, तो ये जो है अपनी गोल्जी बॉडी, ये उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सपोज करो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर बना, तो ये क्या काम करेगी, गोल्जी बॉडी इसके चारों ओर पैकिंग कर देगी, इसको पैक कर दिया, ठीक है। किससे पैक किया, मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन से बनी स्ट्रक्चर है, इसको पैक कर देगी। जब धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर डेवलप होगी, तो यही क्या, इसके अंदर तो है डाइजेस्टिव एंजाइम, जब ये स्ट्रक्चर डेवलप होगी तो ये क्या बना देगी, लाइसोसोम। तो इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला फंक्शन होता है मॉडिफाइड करेगा प्रोटीन को, चेंज करेगा, उसके बाद में उसको छटनी करेगा, उसको छांटेगा अलग अलग, उसके बाद पैकेजिंग करेगा प्रोटीन की और उसको सिक्रीट कर देगा, उसको छोड़ देगा जहां उसकी जरूरत होगी, ठीक है, फॉर नीडेड प्लेस, जहां जरूरत वाला जो जगह होगी, जरूरत का जो स्थान होगा, जहां पे सपोज और अंदर जरूरत है तो उसको अंदर रिलीज कर देगा, बाहर जरूरत होगी उसको बाहर रिलीज कर देगा। एक काम तो ये हुआ प्रोटीन को पैक करना, शॉर्ट करना, मॉडिफाइड करना, छोड़ देना जहां उसकी जरूरत, ट्रांसपोर्ट कर देना। दूसरा काम है हेल्प इन लाइसोसोम सिंथेसिस। लाइसोसोम कैसे बना रहे हैं कि बाउंड द डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम ने इसको बाउंड कर लिया, इसको बांध लिया, किससे, मेम्ब्रेन से बाउंड कर लिया, जिसको लेटर बाद में क्या करता है, लाइसोसोम वो बन जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम को ये मेम्ब्रेन से बांध लेता है, बाउंड कर लेता है, और वही बाद में लाइसोसोम बन जाते हैं। अगला काम है, कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि ये सिंपल जो शुगर होती है, सिंपल शुगर, उससे कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण कर लेता है, क्या, गोल्जी बॉडी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है डिक्टियोसोम, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था क्रोमोसोम, इसी टाइप में सोम वर्ड है, इसमें भी डिक्टियोसोम, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब हमने गोल्जी बॉडी डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था, तो हमने पहले जाना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों ही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, जिनमें स्पेशली मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि मेम्ब्रेनस एक तो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और मेम्ब्रेन से मिलकर के ये बने होते हैं। तो ऐसे ही एक और है ऑर्गेनेल जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स ऑफ सेल बोलते हैं। ये जनरली आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम इज कंसिडर्ड एज सुसाइड बैग फॉर द सेल। तो अब ये सब क्यों है, लाइसोसोम कैसे बनते हैं, लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं और किन किन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब डिस्कस करना है। तो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, डायग्राम में क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये जो है बाहर की तरफ निकली हुई जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
और इस पे आपकी सरफेस पे आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लू कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं। जो ब्लू कलर की डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो क्या है? वो राइबोसोम है। इसका मतलब ये रफ है, इसकी सरफेस पे राइबोसोम है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन होंगी, सीधी सी बात है। तो राइबोसोम वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ठीक है, आप इसको यूं कंसीडर कीजिए कि एंजाइम बनाती है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से ही मिलकर के बनते हैं। तो इसने जो ये ग्रीन कलर का मैंने ये यहाँ एक ड्रॉ किया है, वो क्या बनाई है? इसने प्रोटीन बनाई है, एंजाइम बनाया है। तो मैंने इसके नीचे लिखा है ई फॉर एंजाइम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या काम किया? एंजाइम बनाया। और इसके साथ में एक और ऑर्गेनेली है जो ब्लू कलर से इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ये है आपकी गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी ने क्या बनाई? एक मेम्ब्रेन बनाई। ठीक है, तो इसने मेम्ब्रेन बनाई, मैंने यहाँ एम लिखा हुआ है। एम जो एब्रीविएशन है वो किसके लिए है? वो मेम्ब्रेन के लिए है। तो दो चीजें हुई, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी चीज गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया? एंजाइम बनाया, अर्थात प्रोटीन बनाई, और गोल्जी बॉडी ने क्या बनाई? मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन जो है, इस जो एंजाइम बना था, इस एंजाइम को चारों ओर से कवर कर लेगी। इसका मतलब इसको एक स्फेरिकल, एक गोलाकार शेप में, इसको गोले के शेप में इसको बाउंड कर लिया मेम्ब्रेन ने। किसको? एंजाइम को। ठीक है, तो इस प्रकार से जब सेल डेवलप करेगी तो इस प्रकार से एक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। अब एक बेसिक जानकारी इसके बारे में लेते हैं। लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब वो झिल्ली से चारों ओर से ढके हुए हैं। स्फेरिकल हैं, स्फेरिकल मतलब गोलाकार हैं, इस तरीके शेप में गोल गोल सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्फेरिकल दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने जो किसी चीज को गला सकते हैं, किसी चीज को तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर होते हैं। और कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम स्पेशली होता है? दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का नेचर क्या होता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। उसका नेचर होता है एसिडिक। उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, आप जानते हो कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें भी एसिड रिलीज होता है, इसी वजह से हमारा जो खाना है वो पचता है, वो खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो वो भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम कर रहा है, वो एसिड। आप समझने के लिए इसको समझने के तौर पे आप इसको देखिए, तो एसिडिक माहौल है। एसिड किसी भी चीज को, किसी बड़े मॉलिक्यूल को, किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है? फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, हो सकता है ये कोई प्रोटीन है, हो सकता है कोई ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, कोई प्रोटीन या कोई पॉलीसेकेराइड का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और वो बड़ा मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, सिंपलर फॉर्म में वो टूट रहा है। तो इसको कौन तोड़ रहा है? उसको तोड़ रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसका नेचर कैसा है? एसिडिक उसका नेचर है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें होता है? ये होता है लाइसोसोम में। तो कहने का मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया है, किसने? लाइसोसोम ने तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए आगे काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखा हुआ है, थोड़ा बात कर लेते हैं। मान के चलो कोई सेल है, सेल का कोई ऑर्गेनेली बेकार हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, सेल के किसी अंग की डेथ हो चुकी है। ठीक है, या फिर हम यूं कहें कि सेल का कोई अंग खराब हो चुका है। तो जब सेल का कोई अंग खराब हो जाएगा तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा, इसका मतलब उसको हमें नष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा वो हो सकता है सेल को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है, दूसरी बात, कोई बाहर से कोई सेल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, कोई फॉरेन मैटर, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बीमारी पैदा करने वाले कोई भी फैक्टर हो सकते हैं जो कि सेल के अंदर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये एक कोशिका का, इस सेल का कोई पार्ट था, कोई ऑर्गेनेल था, और ये टूट गया। ठीक है, ये बेकार हो गया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से ये बन गया। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं यहाँ, ये तीन, ये क्या है? तो सेल का कोई ऑर्गेनेल जो कि टूट चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो क्या काम होगा? अब दूसरी बात कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने स्टार्ट फॉर्म में बनाया है कोई फॉरेन मैटर, कोई बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो सकता है कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में एफएम लिख लेते हैं, ये एफ और ये एम। ठीक है,
FM बोले तो फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मतलब कोई बाहर का कोई मटेरियल, तो हो सकता कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, तो ये सेल के अंदर गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब एक डाइजेस्टिव एंजाइम को चारों ओर से मेम्ब्रेन कवर कर ले, पूरी तरीके से ढक ले, तो वो एक स्फेरिकल शेप ले लेती है, उस बॉडी को हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या काम करेगा, जो कटी फटी जो पार्ट है सेल के उसको भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, और जो बैक्टीरिया आया उसको भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। आप इस डायग्राम को नजर डालिए, ये ग्रीन कलर का जो है वो एंजाइम है, ये चारों ओर जो है मेम्ब्रेन है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किसकी है, लाइसोसोम की। इसमें इसने जो बैक्टीरिया अंदर आया था सेल के, वो बैक्टीरिया यहाँ से अंदर चला गया, लाइसोसोम ने अपने अंदर ले लिया, और जो सेल के जो पार्ट थे वो भी अंदर ले लिए। अब इनको वो क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। उनको वो बड़े मॉलिक्यूल हैं जो उनको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, ताकि बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो सेल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो ये इसको सिंपलर फॉर्म में इसने तोड़ दिया। अब बात ये आती है कि जब इसने बड़ी चीज को अपने अंदर लेकर के छोटी चीज में कन्वर्ट कर दिया, तो जो सिंपलर फॉर्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन से अमीनो एसिड बने होंगे, पॉलीसैकेराइड जो है उनसे ग्लूकोज की सिंपलर फॉर्म में वो टूटा होगा तो उनका यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो उनका यूज सेल के अंदर ही हो जाता है। लाइसोसोम ने जिस हानिकारक चीज को एक लाभदायक चीज में कन्वर्ट किया, बदला उसको, ठीक है, तो उस लाभदायक चीज का सेल के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बात क्लियर हुई किस तरीके से लाइसोसोम क्या काम करता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम किसको बोलते हैं, हम लाइसोसोम को बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कोई पार्ट, कोई ऑर्गेनेली टूट गया, खराब हो गया, तो क्या वो सेल के लिए काम का है, नहीं, वो सेल के लिए काम का नहीं है। इसका मतलब वो वेस्ट है, दैट इज टोटली वेस्ट फॉर द सेल। तो वो वेस्ट है, उसको डिस्पोज करना है, ठीक है, हमें उसको डिस्पोज करना है। तो इस वेस्ट को डिस्पोज कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये लिखा हुआ है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसको बोलते हैं। एक पार्ट है जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें पता होता है कि इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोसोम इज आल्सो कंसीडर्ड एज द सुसाइड बैग, बट व्हाई दैट लाइसोसोम इज कंसीडर्ड एज अ सुसाइड बैग। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सुसाइड बैग हम क्यों बोलते हैं लाइसोसोम को, इसकी चर्चा करते हैं इसकी। सपोज कीजिए कोई सेल है, ठीक है, और कोई सेल है, और सेल की जो मेटाबॉलिज्म जो फंक्शन था, जो सेल नॉर्मल एक्टिविटी कर रही थी, वो डिस्टर्ब हो गई। जब सेल की नॉर्मली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, सेल में सपोज करो किसी कारण से मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से जो लाइसोसोम था वो बर्स्ट हो गया, वो फट गया। जो लाइसोसोम फट जाएगा, सपोज करो ये लाइसोसोम जो भी यहाँ से ये ऐसे बर्स्ट हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, इसके देखो मेम्ब्रेन फट गई, इसका मतलब क्या होगा, जो ये इसमें दिया हुआ है अंदर का एंजाइम, ये एंजाइम इस तरीके से फैल जाएगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, और ये मटेरियल पूरी सेल में इस तरीके से पूरी सेल में ये फैल जाएगा। और ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लाइसोसोम के बर्स्ट होने से उसके अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो पूरी सेल में फैल जाएगा, जो मैंने ग्रीन कलर में ये बनाया है, पूरी सेल के अंदर फैल जाएगा, और सेल के सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो मर जाएंगे। तो सेल ने अपने आप को ही खत्म कर लिया, और अपने आप को खत्म करना क्या बोलते हैं, खुदकुशी करना, सुसाइड, ठीक है। तो ये ऐसा बैग है, अगर ये बैग फट जाए, इसके अंदर का मटेरियल निकल जाए, तो वो पूरी सेल में फैल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा जहर है, ये ऐसा जहर है कि अगर जहर वाला ये बैग फट जाए तो ये पूरे सेल में जहर फैला देगा। जब पूरे सेल में जहर फैल जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो सेल को मारने के लिए कोई बाहर से आया नहीं, सेल के अपने अंग ने, ठीक है, सेल के अपने अंग ने सेल को मार दिया। और जब खुद से हम किसी को जब अपनी खुद की हत्या करते हैं तो उसको हम आत्महत्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। सो इसीलिए उसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग। लिखा हुआ है ड्यू टू सेलुलर डिस्टर्बेंस, सेल में कोई डिस्टर्बेंस हो गया, लाइसोसोम बस्ट, लाइसोसोम क्या हो जाएंगे, बस्ट, फट जाएंगे, लाइसोसोम के क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज्ड इनटू द सेल, और जो इसके अंदर का जो एंजाइम था वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एंड सो डाइजेस्ट डिस्ट्रॉय ऑन सेल, तो क्या होगा, जो एंजाइम है वो अपनी खुद की सेल को नष्ट कर लेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। दिस इज कॉल्ड सुसाइड बैग। तो ये सब था लाइसोसोम के बारे में।